गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो लास्ट वीडियो में भी था, एमिनो एसिड चल रहा है। ये यूनिट नंबर 4 है और प्रोटीन, पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड, उसके अंतर्गत हमने एक टॉपिक उठाया एमिनो एसिड। एमिनो एसिड का लास्ट वीडियो में हमने क्लासिफिकेशन करवा दिया है। क्लासिफिकेशन के हमने 4 टाइप्स बताए थे। मैं थोड़ा सा रिकॉल कर देता हूँ 2 मिनट के लिए कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जब तो एमिनो एसिड्स का पहली बात तो कि एमिनो एसिड्स होते कहाँ, तो प्रोटीन की सबसे मूलभूत जो इकाई होती है वो अल्फा एमिनो एसिड्स होती है। क्योंकि उच्चतर जितने भी जीवधारी होते हैं, उच्च जीवधारियों के अंदर जो प्रोटीन्स का निर्माण होता है, तो प्रोटीन्स का निर्माण विभिन्न अल्फा एमिनो अम्ल इकाइयों के पेप्टाइड बंधन के द्वारा जुड़ने से होता है। सामान्य रूप से मानव शरीर के अंदर लगभग 20 से 25 प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, परंतु उनमें आवश्यक जो एमिनो एसिड्स उनका जो निर्माण होता है वो अल्फा एमिनो अम्ल इकाइयों से होता है। और हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक है, यानी कार्य क्षमता के आधार पर हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक एमिनो एसिड है उनकी संख्या होती है 10। टीबी मिल्पाथ हमने बता दिया था, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन जो हम बता चुके हैं, टीबी मिल्पाथ, ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलैलानिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड देन हिस्टीडीन। ये टोटल 10 आवश्यक इसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जिनके बारे में हम पढ़ चुके थे। इनका मानव शरीर में संश्लेषण नहीं होता, इसलिए हमें खाद्य पदार्थों या भोजन या फिर पेय पदार्थों के रूप में बाहर से ग्रहण किया जाता है। अगर इनकी शरीर में कमी हो जाए तो इनके अभाव, डेफिशिएंसी अगर शरीर में हो जाती है तो इनके अभाव में शरीर में बहुत सारी व्याधि या रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इनकी पूर्ति करना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो एमिनो एसिड्स पाए गए थे वो अनावश्यक एमिनो अम्लों की श्रेणी में आते हैं, यानी उनकी अगर कमी या अधिकता हो जाए तो हमारे शरीर पर इतना हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है जितना इन आवश्यक एमिनो एसिड्स की कमी के कारण होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमने ये बताया था कि जो प्रोटीन्स होते हैं, प्रोटीन प्रोटीज शब्द से व्युत्पन्न हुआ था, जिसका मतलब होता है प्राइमरी इंपॉर्टेंस वाले कंपाउंड, यानी प्राथमिक महत्व वाले यौगिक जो शारीरिक वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। और प्रोटीन्स का जब जलवघटन करवाया जाता है तो प्रोटीन के जलवघटन से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइडों के जलवघटन से पेप्टाइड और पेप्टाइडों के जलवघटन पर अंतिम मूलभूत इकाई के रूप में अल्फा एमिनो एसिड्स की प्राप्ति होती है, क्योंकि अल्फा एमिनो एसिड्स का आगे जलवघटन पॉसिबल नहीं हो पाता। ओके स्टूडेंट, अब ये हमने पूरी डिटेल्स आपको बता दी थी। तो टोटली हमने बताया कि 10 आवश्यक होता है, बाकी के सब अनावश्यक, नॉन इसेंशियल्स में आते हैं। अब यहाँ बात कर रहे थे क्लासिफिकेशन। जो एमिनो एसिड्स होते हैं, एमिनो एसिड्स को उनकी संरचना के आधार पर डिस्क्राइब किया गया, क्लासिफाई किया गया संरचना के आधार पर। इसके अलावा उनको एमिनो एवं कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या, प्रकृति के आधार पर क्लासिफाई किया गया। और लास्ट वीडियो में हमने बताया था कार्य क्षमता के आधार पर भी एमिनो एसिड्स को 2 वर्गों में बांटा गया था, आवश्यक एमिनो अम्ल और अनावश्यक एमिनो अम्ल। आवश्यक एमिनो अम्ल में कौन कौन से आते हैं, मैंने बताया था 10 आवश्यक एमिनो अम्ल हैं जिन्हें भोजन के माध्यम से ग्रहण किया जाता है, क्योंकि मानव शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता, इसलिए इनके संग्रहण हेतु इन्हें बाहर से ग्रहण किया जाता है। तो ये कौन से थे? ट्रिप्टोफैन, वैलिन, मिथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, फेनिलैलानिन, आर्जिनिन, थ्रियोनिन एंड देन हिस्टीडीन। ओके स्टूडेंट्स, और बाकी के सब अनावश्यक एमिनो अम्ल में आते हैं। उसके अंदर हम बहुत सारे दे सकते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, एस्परेजिन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीक्लोरिन, हाइड्रोक्सिलाइसिन, ठीक है। और इसके अलावा भी बहुत सारे ग्लाइसिन, एलानिन है। इसके अलावा वहाँ और एग्जाम्पल हम यूज कर सकते हैं, थायरोक्सिन्स है, ठीक है। इसके अलावा टायरोसिन है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हम वहाँ वेरी कर सकते हैं। इसके अलावा हम वहाँ यूज कर सकते हैं प्रोलिन, हाइड्रोक्सीप्रोलिन तो हमने बोल ही दिया है, वो भी अनावश्यक एमिनो अम्लों में आते हैं। इसके अलावा सिस्टीन है और सीरीन है, वो भी वहाँ अनावश्यक एमिनो अम्लों की कैटेगरी में काउंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे अनावश्यक थे, बाकी के 10 जो थे टीबी मिल्पाथ वो आवश्यक, वो वर्गीकरण हम करवा चुके हैं। दूसरा वर्गीकरण का प्रकार हमने वहाँ लिया था, वो था कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर। कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की स्थिति के आधार पर एमिनो अम्लों को कितनी कैटेगरी बांटा गया? 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। पहला कौन सा था? अल्फा एमिनो एसिड, दूसरा बीटा एमिनो एसिड और तीसरा गामा एमिनो एसिड। अगर
अल्फा अमीनो एसिड कौन से होते हैं? वे एमिनोनिक या वे कार्बनिक यौगिक जिनमें एमिनो व कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों एक ही कार्बन पर अटैच्ड हो, एक ही कार्बन पर संलग्न हो, वे कहलाते हैं अल्फा अमीनो एसिड। जिसमें हमने एग्जांपल दिया कि प्रकृति में मानव शरीर में जो पाए जाने वाले जितने भी प्रोटीन्स हैं उनका निर्माण अल्फा अमीनो अम्लों से ही हुआ है, चाहे वो कोई सा ही हो, सीरीन हो, थ्रियोनिन हो, कोई सा भी हो। एग्जांपल ग्लाइसिन, एलानिन, फेनिलएलानिन, कोई सा भी हो, सब अल्फा अमीनो एसिड्स ही हैं। ओके। दूसरा था बीटा अमीनो एसिड। उसमें हमने कहा था कि बीटा अमीनो एसिड कौन से हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह से कार्बोक्सिलिक समूह के निकटवर्ती बीटा कार्बन पर एमिनो समूह की उपस्थिति पाई जाती है, बीटा अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। और गामा अमीनो एसिड कौन से हैं? तो वे कार्बनिक यौगिक जिनके अंदर कार्बोक्सिलिक समूह से गामा पोजीशंस पर या गामा स्थिति पर एमिनो समूह की उपस्थिति पाई जाती है, गामा अमीनो एसिड्स होते हैं। अब दो डिवीजन हमने करवा दिए, तो क्लासिफाइड कर चुके हैं। तीसरा क्लासिफिकेशन हम देखते हैं एमिनो कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या प्रकृति के आधार पर। एमिनो कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या प्रकृति के आधार पर एमिनो एसिड्स को तीन भागों में डिवाइड किया गया, तीन भागों में क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। एसिडिक अमीनो एसिड यानी अम्लीय अमीनो अम्ल, न्यूट्रल अमीनो एसिड, उदासीन अमीनो अम्ल, और तीसरा है बेसिक अमीनो एसिड जिसको हम कहते हैं क्षारीय अमीनो अम्ल। ठीक है। अब पहला हमने लिया अम्लीय या एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड्स कौन से होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एसिडिक अमीनो एसिड्स के बारे में हम बता रहे हैं। वे अल्फा अमीनो एसिड्स, जो कि अल्फा अमीनो एसिड्स का ही पढ़ रहे हैं, तो वे अल्फा अमीनो एसिड्स जिनमें क्षारीय एमिनो समूह की तुलना में अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूहों की अधिकता पाई जाती अम्लीय एमिनो अम्ल कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो वे अल्फा एमिनो एसिड्स जिसके एक अणु में क्षारीय एमिनो समूह की तुलना में अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह की अधिकता पाई जाती है, अम्लीय एमिनो अम्ल कहलाते हैं। एग्जांपल हम दे रहे हैं यहाँ पे, यानी COH समूह की संख्या क्या होनी चाहिए? अधिक। COH समूह, नंबर ऑफ COH ग्रुप, तो नंबर ऑफ COH ग्रुप is greater than number of NH2 ग्रुप। क्योंकि एमिनो ग्रुप तो क्षारीय नेचर का होता है और COH ग्रुप अम्लीय नेचर का होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है। तो नंबर ऑफ COH ग्रुप, अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या एमिनो अम्ल में एमिनो समूह की तुलना में अधिक है, तो ऐसे जितने भी एमिनो एसिड्स होंगे वो अम्लीय एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आपके अम्लीय एमिनो अम्ल। अब अम्लीय एमिनो अम्ल कौन कौन से हैं? तो यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं। इनको एक सामान्य स्ट्रक्चर्स के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, HOC, और ये स्केलेटल स्ट्रक्चर आ जाएगी, हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर्स आ जाएगा यहाँ पे कोई भी, ये हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर्स आ जाएगी कोई भी आप, और यहाँ हम ले सकते हैं CH, NH2 एंड देन COOH। ये सामान्य अगर स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, R मींस हाइड्रोकार्बन, कोई भी हो सकता है। तो अम्लीय अमीनो एसिड के जो सामान्य स्ट्रक्चर को हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। इसके अंदर ये जो R हमने लिया है, ये कोई एल्किल ग्रुप हो सकता है, एल्किल टाइप, या कोई एल्किलिक मूलक हो सकता है। सामान्यतः जैसे हम मैथिल समूह लेंगे तो मैथिल, चूंकि यहाँ कौन सा आ सकता है? द्विसंयोजी मूलक आ सकता है। ध्यान रखिएगा, जिसकी दो संयोजकताओं का कार्बन द्वारा संतुष्ट है। तो यहाँ जो कार्बन परमाणु मौजूद होगा उस पर कितने होंगे? वो जनरली इस पर 2 हाइड्रोजन, तो मिथाइलिन टाइप्स के ग्रुप यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ जो स्ट्रक्चर्स होगी तो ये अम्लीय एमिनो अम्ल के लिए एक सामान्य संरचना सूत्र हमने दिया। अब इस पर आधारित एग्जाम्पल हमारे पास कौन कौन से हैं? तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, जैसे एस्पार्टिक एसिड, COH, CH2, CH, NH2 एंड देन COOH। ये हो गया कौन सा? एस्पार्टिक एसिड। ये एस्पार्टिक एसिड है, और जो कि हम जानते हैं समस्त अल्फा अमीनो एसिड्स को केवल 3 अक्षरों के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका जो संकेतन दिया गया वो केवल 3 शब्दों के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम प्रेजेंट करेंगे ASD के रूप में, और इसके लिए प्रतीकांक दिया गया B। ओके स्टूडेंट्स, तो एस्पार्टिक एसिड और उसको रिप्रेजेंट किया गया अल्फा अमीनो एसिड्स, उसका प्रतीकांक B हो गया, D आ गया तो एस्पार्टिक एसिड। दूसरा यहाँ एसिड हमने देखा COOH and then CH2, CH2 and then CH, NH2, COOH। ये हो गया ग्लूटामिक एसिड। और ग्लूटामिक एसिड को GLU के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया,
और यहाँ पर इसको दिया गया जो वर्डिंग दी गई थी, तो देखो भाई जो ग्लूटेमिक एसिड्स होता है, तो ग्लूटेमिक एसिड्स को भी रिप्रेजेंट किया गया था। अब जो ग्लूटेमिक एसिड जो था, इसको भी जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन में क्या देखा गया था कि एक्चुअली में जो रिप्रेजेंटेशन किया गया इसका, तो उसमें भी इसकी प्रवृत्ति देखी गई। उसकी प्रवृत्ति किस हिसाब से देखी गई? एस्पार्टिक एसिड में हमने कहा कि इसमें एक मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है, इसमें एक मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होता है। और ग्लूटेमिक एसिड के अंदर हमने कहा कि इसके अंदर कितना, इसके अंदर 2 मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो इस आधार पर कहा गया कि इसे किस रूप में रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। तो ग्लूटेमिक एसिड को प्रतीकांक जो दिया गया था वो कौन सा था? ई। ग्लूटेमिक एसिड को जो प्रतीकांक दिया गया था वो कौन सा था? वो था ई। और इसके बारे में हम बात चर्चा कर लेते हैं। ये दोनों ही एस्पार्टिक और ग्लूटेमिक एसिड, ये दोनों ही क्या है? अम्लीय अमीनो अम्ल है। क्यों? क्योंकि इनमें एमिनो समूह तो केवल एक है, और एमिनो समूह की तुलना में COH समूह कितने हैं? COH समूह यहाँ 2 है। अगर किसी अल्फा अमीनो एसिड्स के अंदर एमिनो समूह की तुलना में अम्लीय समूहों की अधिकता होगी तो वो क्या कहलाएगा? वो अम्लीय अमीनो अम्ल कहलाएगा। तो यार सब दोनों एग्जांपल्स में मैंने देखा, बता रहे हैं, दोनों एग्जांपल्स से जो हो रहा है कि यहाँ कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या एमिनो समूह की तुलना में अधिक है, इसलिए ये दोनों ही एसिडिक अमीनो एसिड की श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा एस्पेरेजिन जो एस्पार्टिक एसिड से बना, और ग्लूटेमिन जो ग्लूटेमिक अम्ल का व्युत्पन्न है, वो दोनों भी एसिडिक नेचर के पाए जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया अम्लीय अमीनो एसिड। अब बात करते हैं इसी में हम कैटेगरी लेते हैं उदासीन अमीनो अम्ल, न्यूट्रल अमीनो एसिड, जो उदासीन अमीनो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं? वे अल्फा अमीनो अम्ल जिनके एक अणु में क्षारीय एमिनो समूह व अम्लीय कार्बोक्सिलिक समूह दोनों की संख्या समान पाई जाती है, वे कहलाएंगे उदासीन अमीनो अम्ल। यानी जितने एमिनो समूह होंगे उतने ही क्या होते हैं? अम्लीय कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इसमें पाए जाते हैं। तो ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स जिनके एक मॉलिक्यूल्स के अंदर, ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स जिनके एक ही मॉलिक्यूल में एमिनो एवं कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान होती है, वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके उदासीन एमिनो अम्ल। ओके स्टूडेंट्स, तो वो कहलाएंगे उदासीन एमिनो अम्ल। उदासीन अमीनो अम्लों की कैटेगरी में हम लेते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। उदासीन अमीनो अम्लों की कैटेगरी में आ गया, एग्जांपल बहुत सारे हैं। अभी मैंने कहा जितने अमीनो ग्रुप होंगे उतने ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप होंगे। तो इनकी जो जनरल स्ट्रक्चर्स हो सकती है उसको रिप्रेजेंट किया गया था इस रूप में इनको रिप्रेजेंट किया गया। इनका जो सामान्य सूत्र दिया गया है वो किस टाइप का था? यहाँ हाइड्रोजन भी हो सकता है, कोई एल्किल ग्रुप भी हो सकता है, तो उस आधार पर इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो इसके एग्जांपल्स हम लेंगे तो कौन कौन से हो सकता है? जैसे ग्लाइसिन, ग्लाइसिन का हमने एग्जांपल लिया, ये क्या है? अल्फा अमीनो एसिड है, CH2 NH2CH2COOH, अल्फा अमीनो एसिटिक एसिड कॉल्ड एज ग्लाइसिन। और ये जो ग्लाइसिन था इसको GLY के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट्स, प्रतीकांक दिया गया इसका GLY, ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन को GLY प्रतीकांक प्रोवाइड करवाया गया है। अब ये जो ग्लाइसिन जो हो गया एक उदासीन एमिनो एसिड है। अब ये जो ग्लाइसिन उदासीन एमिनो एसिड है इसको रिप्रेजेंट किया गया था किसके द्वारा? G के द्वारा, क्योंकि इसका कैपिटल लेटर क्या लिया हमने? G, ठीक है। अब G इसके लिए ले लिया, तो इससे पहले मैंने एक एग्जांपल दिया था अम्लीय अमीनो अम्ल में ग्लूटेमिक एसिड। अब ग्लूटेमिक एसिड को G तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले कौन सा दिया गया था? सबसे सरलतम अमीनो एसिड कौन सा था? न्यूट्रल ग्लाइसिन। उसको G रिप्रेजेंट कर दिया, उसको G नहीं दे सकते थे, इसलिए उसको क्या दिया गया? उसके लिए हमने संकेतांक चेंज कर दिया था। किसके लिए? ग्लूटेमिक एसिड, GLU के लिए। वहां हमने प्रतीकांक क्या दिया गया? क्योंकि 3 अक्षरों की तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है किसी भी अमीनो एसिड्स को, और उसके लिए एक शॉर्ट संकेतांक दिया गया था, वो हमने रिप्रेजेंट किया E। अब यहाँ बात करते हैं एलानिन। एलानिन के लिए अगर एक हाइड्रोजन को, अगर COH समूह और एमिनो समूह जिस कार्बन पर जुड़े हैं, अगर उस कार्बन से एक हाइड्रोजन को एक एल्किल ग्रुप, मेथिल ग्रुप के द्वारा सब्स्टिट्यूट किया जाए, प्रतिस्थापित किया जाए, तो बनने वाला एसिड कौन सा होगा? एलानिन। CH3CH NH2 and then COOH।
तो ये हो गया आपके कौन सा एसिड, एलानिन। और एलानिन के लिए हमने क्या लिया, अब इसके लिए बात करते हैं कि एलानिन के लिए प्रतिकांक क्या लिया जाएगा। तो भाई देखिएगा, एलानिन के लिए जो प्रतिकांक यूज किया जाएगा वो भी यहाँ चेंज किया गया। यहाँ पर क्या आ रहा है, अब जिसके लिए ग्लाइसिन लिया, इसके लिए एलानिन के लिए यहाँ यूज कर सकते हैं, ALE का यूज कर सकते हैं, ALA का यूज कर सकते हैं। ये सारे के सारे यहाँ डिस्क्राइब किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो हमने यूज किया एलानिन, ALN, और यहाँ रिप्रेजेंट किया गया, इसको रिप्रेजेंट किससे किया गया, A से, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया आपके उदासीन। उदासीन में और ले सकते हैं एग्जांपल, जैसे अगर मान लीजिए CH3 ग्रुप के एक हाइड्रोजन को भी हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया किससे, किसी फाइनल ग्रुप से, तो स्ट्रक्चर इस प्रकार किया जाएगी ना, CH2CH एंड देन NH2COOH। अब यहाँ हम देखेंगे एमिनो ग्रुप भी एक ही है, कार्बोक्सिलिक समूह भी एक है। सभी एग्जांपल्स में एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या समान है, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के कारण अम्लीय प्रभाव दिखाई देगा और एमिनो समूह के कारण क्षारीय प्रभाव दिखाई देगा। इसलिए अम्ल क्षार और क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन या न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उदासीन कर देंगे। इसलिए उदासीन एमिनो न्यूट्रल एमिनो एसिड की श्रेणी में यहाँ भी एक एमिनो समूह एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कहलाता है आपके कौन सा, फेनिलएलानिन। और ये जो एग्जांपल लिया गया है फेनिलएलानिन, इस फेनिलएलानिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं PHE के द्वारा, 3 अंशों के द्वारा, और इसको रिप्रेजेंट किया गया संकेतांक F के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपकी उदासीन एमिनो एसिड। अब तीसरी कैटेगरी हमारे पास में है, वो कौन सी है, वो है तीसरी कैटेगरी हमारे पास में आ जाती है बेसिक एमिनो एसिड। बेसिक एमिनो एसिड्स की हम बात करते हैं। बेसिक एमिनो एसिड कौन सा होता है, तो क्षारीय एमिनो अम्ल, जो बेसिक या क्षारीय एमिनो एसिड्स होंगे, जनरल वे में हमने लिया तीसरी कैटेगरी कौन सी, क्षारीय अमीनो अम्ल। और क्षारीय अमीनो अम्लों की हम बात करते हैं जो बेसिक एमिनो एसिड्स होते हैं। तो क्षारीय एमिनो अम्लों के अंदर ध्यान रखिएगा एमिनो समूह की संख्या कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में अधिक होती है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि एमिनो ग्रुप्स के कारण समूह, एमिनो ग्रुप्स की संख्या अगर कार्बोक्सिलिक समूह से ज्यादा होगी तो ऐसे अल्फा अमीनो एसिड क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अब इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं या क्या हो सकता है, तो इनकी भी एक जनरल स्ट्रक्चर्स रिप्रेजेंट की गई कि इनको भी एक सामान्य सूत्र स्पेक्ट्रल स्ट्रक्चर्स के द्वारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहां ये बताया जा रहा है कि यहाँ एमिनो समूह कितने हैं, यहाँ एमिनो समूह A और यहाँ एक समूह ये भी। तो ये कहा गया अगर एमिनो समूह की संख्या ज्यादा हो कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में, तो ऐसे सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे के सारे जो अमीनो एसिड्स थे, ऐसे अल्फा अमीनो एसिड क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि एमिनो समूह की यहाँ अधिकता पाई जाती है। तो फिर अल्फा अमीनो एसिड जिनमें क्षारीय अमीनो समूह की, इसकी तुलना में क्षारीय अमीनो समूह की कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में अधिकता हो, क्षारीय अमीनो अम्ल कहलाते हैं। एग्जांपल्स अगर हम यहाँ देखें तो एग्जांपल्स में हमारे पास आ जाता है आर्जिनिन H2N, then C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH, CH2 का होल थ्राइस एंड देन CH NH2 एंड देन COOH। ये हमारे पास में आ गया आर्जिनिन। आर्जिनिन को ARG के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ये कौन सा है, आर्जिनिन। और आर्जिनिन का रिप्रेजेंटेशन, इसका संकेतांक दिया गया ARG। तो जो ARG या आर्जिनिन होता है, तो आर्जिनिन का प्रदर्शन भी हम कर सकते हैं। तो आर्जिनिन क्या हो गया, तो आर्जिनिन भी एक एमिनो एसिड्स हुआ। और इस एमिनो एसिड्स की नेचर क्या हो गई, जो हमने आर्जिनिन के बारे में लिखा कि आर्जिनिन जो होता है, इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया गया है कि आर्जिनिन की जो स्ट्रक्चर्स थी, और इसको क्या दिया गया, इसको एक संकेतांक दिया गया था, जो कि A वर्ड तो हम दे चुके हैं किसमें, एलानिन में, और G हमने काम दे दिया, G हम यूज कर चुके हैं कहाँ पे, ग्लाइसिन के लिए। तो इसके लिए प्रतिकांक क्या दिया गया, ठीक है। अब दूसरा इसी में हम ले सकते हैं कौन सा, लाइसिन भी हम ले सकते हैं। देखो लाइसिन के लिए फार्मूला हमने देखा H2N then CH2 का होल 4 CH NH2 and then COOH। ये एग्जांपल किसके लिए हो गया, ये एग्जांपल हमारे लिए बहुत विशिष्ट है। इसमें भी कितने अमीनो ग्रुप है, 2 अमीनो ग्रुप है, लेकिन एक अमीनो ग्रुप एक अल्फा कार्बन वाले समूह से जुड़ने के लिए कितने मिथाइलिन ग्रुप बीच में आ रहे हैं, 4 मिथाइलिन ग्रुप का यहाँ यूज किया गया है। और ये जो 4 मिथाइलिन ग्रुप्स यहाँ यूज किए गए हैं, तो
तो हम ये देखते हैं कि यहाँ भी एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में अधिक हैं, इसलिए ये भी क्षारीय एमिनो एसिड्स होगा, क्योंकि एमिनो समूह का प्रभाव दिखाई देगा कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में, इसलिए हम यहाँ भी कह देंगे ये भी एक क्षारीय एमिनो एसिड्स है। और इसके लिए यूज किया गया चूंकि लाइसिन जो वर्ड दिया गया था लाइसिन, और इसको रिप्रेजेंट किया गया LYS, लाइसिन को, और प्रतिकांक क्या दिया गया इसका K। ओके स्टूडेंट, अब आप कहेंगे L किसके लिए यूज किया गया है, तो L भी यूज कर लिया गया था ऑलरेडी पहले से ही, वो आप जानते हैं कि मिल्पाथ हमने बताया था, तो वहां पहले से ही किसने यूज कर लिया गया था, इसका भी यूज कर लिया गया था। ठीक है, ल्यूसीन में इसका यूज कर लिया गया था, इसलिए यहां लाइसिन में इसको यूज किया गया के वर्ड के द्वारा। ठीक, क्योंकि S का भी यूज हो जाएगा, Y का भी यूज किया गया कहीं ना कहीं, तो L का भी यूज हो गया, तो बचा क्या हमारे पास में, तो इसलिए हमने कहा कि इसको रिप्रेजेंट किया गया के वर्ड्स के द्वारा, तो स्पेशल्स हो गया, तो लाइसिन ले लिया, आर्जिनिन ले लिया, और इनके व्युत्पन्न भी हम काम में ले सकते हैं। तो ये सब क्या है क्षारीय एमिनो, स्पेशली आपको दो याद रखना है, आर्जिनिन और लाइसिन। ठीक है, हाइड्रोक्सिलाइसिन भी हो सकता है, हाइड्रोक्सिलाइसिन के लिए हम देखते हैं तो कैटेगरी क्या हो जाएगी, H2N and then CH2CH OH, then CH2 CH2 and then CH NH2 COOH। देखो एमिनो ग्रुप कितने हैं, एमिनो ग्रुप 2 हैं, लेकिन यहाँ क्या आ गया हाइड्रोक्सी समूह भी और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो एमिनो समूह कार्बोक्सिलिक समूह की तुलना में अधिक है, इसलिए इसका प्रभाव तो दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन इसकी क्षारीयता की मान इन दोनों से थोड़ा सा कम होंगे, क्योंकि हाइड्रोक्सी समूह का भी थोड़ा सा हल्का सा अम्लीय प्रभाव यहाँ मौजूद होता है। तो ये हो गया हाइड्रोक्सिलाइसिन, और हाइड्रोक्सिलाइसिन इसको रिप्रेजेंट किया गया था इस रूप में, ये हो गया आपके हाइड्रोक्सिलाइसिन। तो ये हमने ले लिए कौन से क्षारीय अमीनो अम्ल। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सभी के सभी कौन से एसिड थे, ये बेसिक एमिनो एसिड थे। तो हमने पढ़े तो 3 प्रकार के हमने पढ़ लिए कि एमिनो और कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या प्रकृति के आधार पर एमिनो अम्लों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एसिडिक एमिनो एसिड्स, न्यूट्रल एमिनो एसिड और बेसिक एमिनो एसिड। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं जो 4th कैटेगरी हम यहाँ यूज कर रहे हैं वो है संरचना के आधार पर। फोर्थ कैटेगरी हमारे आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर कितने प्रकार के होंगे, तो हम देखते हैं संरचना के आधार पर एमिनो अम्लों को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया था। संरचना के आधार पर कितने टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर संरचना के आधार पर 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो होते हैं एलिफेटिक एमिनो एसिड, एक होते हैं यहाँ हम देख सकते हैं, एक तो हो गया आपके कौन सा एलिफेटिक एमिनो एसिड, एलिफेटिक एमिनो एसिड, एक हो गया आपके एरोमेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड, और एक हो गया हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड, हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। अगर मैं बात करूं इनको तो एलिफेटिक एमिनो एसिड्स, एरोमेटिक एमिनो एसिड, और तीसरा हो गया विषम चक्रीय अमीनो अम्ल या हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। अब यहाँ हम पहले ले लेते हैं कैटेगरी हमने डिवाइड कर ही ली है, तो मैं सबसे पहले हेट्रोसाइक्लिक ले लेता हूँ। जो हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स में कौन कौन से आ जाएंगे, आज क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा इससे, और स्ट्रक्चर फॉर्मेशन मेथड भी हम देखेंगे। देखो हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स में क्या होता है, हेट्रोसाइक्लिक या विषम चक्रीय जो एमिनो अम्ल होते हैं, तो विषम चक्रीय अल्फा अमीनो अम्लों के अंदर
वलय के अंदर क्या होना चाहिए, वलय में एक विषम परमाणु, चाहे वो नाइट्रोजन हो, सल्फर हो, ऑक्सीजन हो, उसकी प्रेजेंस होनी चाहिए। तो अगर अल्फा अमीनो एसिड्स की वलय विषम परमाणु युक्त हो तो ऐसी स्थिति में उन्हें कहा जाएगा विषम चक्रीय एमिनो एसिड। अब इसके अंदर बहुत सारे हैं, तो विषम चक्रीय एमिनो एसिड्स में विषम परमाणु की उपस्थिति पाई जाती है वलय में, इसलिए वो विषम चक्रीय एमिनो अम्लों के रूप में जाने गए। अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल्स आते हैं जिनको आप ले सकते हैं, जैसे प्रोलीन। प्रोलीन के अंदर एक नाइट्रोजन विषम परमाणु उपस्थित होता है और इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकते हैं। देखो ये हो गए हमारे पास में स्ट्रक्चर्स किसकी हो गई है, प्रोलीन की स्ट्रक्चर्स हो गई। ये प्रोलीन के अंदर क्या पाया जाएगा, इस टाइप की स्ट्रक्चर्स पाई जाएगी और हाइड्रोक्सी प्रोलीन हो सकता है। तो बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, तो यहाँ COH समूह है, ये ग्रुप कौन सा हो गया 1 2, तो हाइड्रोजन कितने हो गए 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये COOH समूह, तो ये स्ट्रक्चर्स हो गई, तो ये कहलाएगा आपको कौन सा प्रोलीन। और प्रोलीन को रिप्रेजेंट किया गया PRO के द्वारा, इसके द्वारा प्रोलीन जो था उसको PRO के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया और उसका प्रतीकांक क्या दिया गया P, कैपिटल P। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, तो ये हो गया प्रोलीन। हाइड्रोक्सी प्रोलीन की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हाइड्रोक्सी प्रोलीन में क्या हो गया, विषम परमाणु नाइट्रोजन तो मौजूद है वलय में, लेकिन कार्बोक्सिलिक समूह के या विषम परमाणु के कौन से पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर क्या पाया जाता है, OH समूह। तो क्या हो जाएगा, इधर से हम देखेंगे 1 2 3, वैसे इधर से हम देखेंगे 1 2 3 4, या विषम परमाणु से चूंकि वलय का क्रमांकन तो कहां से करेंगे, विषम परमाणु की स्थिति क्या रहता है 1 2 3, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये कौन सा हो गया, ये कहलाता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन। हाइड्रोक्सी समूह की विषम शक्ति वलय पर मौजूद है, ये कहलाएगा हाइड्रोक्सी प्रोलीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों क्या है, प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स में आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, जैसे एग्जांपल हम ले चुके हैं पिछले उसमें वीडियोस में। ये हमें लिया बेंजीन वाला है, बेंजीन वाले से कॉन्जुगेटेड एक 5 मेंबर रिंग है, इसमें ये नाइट्रोजन परमाणु है और यहाँ पर समूह अगर मौजूद हो तो वो समूह कौन सा होगा, तो आप जानते हैं स्ट्रक्चर कौन सी होगी, ये भी एक अल्फा अमीनो एसिड्स ग्रुप हुआ यहाँ पे CH2 CH NH2 एंड देन COOH, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हुई ट्रिप्टोफैन की, इसकी स्ट्रक्चर हुई ट्रिप्टोफैन की, और ट्रिप्टोफैन की स्ट्रक्चर जो हुई है तो इसको हम W के द्वारा संकेतांक दिया गया था और आप जानते हो TRP ट्रिप्टोफैन। ओके स्टूडेंट्स, ट्रिप्टोफैन लिया गया था, तो ट्रिप्टोफैन के लिए हमने यूज किया क्या TRP और संकेतांक दिया गया इसका W, ठीक है। ये हो गया ट्रिप्टोफैन। तो ट्रिप्टोफैन भी एक अल्फा अमीनो एसिड है जिसमें जो कॉन्जुगेटेड रिंग थी 5 मेंबर बेंजीन वाले के साथ कॉन्जुगेटेड 5 मेंबर रिंग थी, उसमें विषम परमाणु नाइट्रोजन की प्रेजेंस पाई जाती है, इसलिए ये भी एक हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड है। और इसके अलावा हमने एक एग्जांपल लिया था हिस्टीडीन का। देखो एक्चुअल में हिस्टीडीन की जो स्ट्रक्चर्स थी उसके अंदर मैंने वेरी कर दिया था ब्रैकेट्स के रूप में। अब एक्चुअल पोजीशन होती क्या है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्योंकि ये जो हिस्टीडीन होगा, इस हिस्टीडीन में एक्चुअली में क्या होता है, ये पोजीशंस आती है इसकी। जो हिस्टीडीन हम ले रहे थे तो हिस्टीडीन में एक्चुअल में पोजीशंस जो थी वो कौन सी थी, वो पोजीशंस ये थी। यहाँ क्या पाया गया था, विषम परमाणु, तो यहाँ वाले में दो विषम परमाणु नाइट्रोजन की प्रेजेंस पाई जाती है और यहाँ क्या पाया जाएगा, यहाँ होगा CH2 CH NH2 एंड देन COOH। ये स्ट्रक्चर की एक्चुअल स्ट्रक्चर ये होती है। मैंने इसको ब्रैकेट्स में ले लिया था, जो पिछला वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ की मैंने हिस्टीडीन की स्ट्रक्चर्स ये बनाई थी, वहाँ हमने स्ट्रक्चर्स को इस तरह से मेंशन किया था। वो यहाँ पर स्ट्रक्चर दोनों विषम परमाणु, दोनों विषम नाइट्रोजन परमाणु वलय में मौजूद थे और मैंने यहाँ लिख दिया था CH2 CH NH2 एंड देन COOH। ये मैंने वहाँ रिप्रेजेंट किया है इस प्रकार से, यानी इसके चांसेस जो होंगे जुड़ने के वो यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, दोनों स्ट्रक्चर सही है, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर होती क्या है, यहाँ एमिनो ग्रुप इस पोजीशंस पर पाया जाएगा। तो ये हो गया आपके हिस्टीडीन। और हिस्टीडीन की ये जो हमने बात करी तो इसको रिप्रेजेंट किया गया HIS के द्वारा। हिस्टीडीन को किससे रिप्रेजेंट किया गया है, हिस्टीडीन को रिप्रेजेंट किया गया HIS के द्वारा। और ये जो हिस्टीडीन होगा, इस हिस्टीडीन को हमने ले लिया है तो हिस्टीडीन को रिप्रेजेंट किससे करेंगे, कैपिटल H के द्वारा। इसके द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे
कैपिटल H देगा। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे थे हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड। इनमें एक विषम चक्रीय बल पाई जाती है, तो ऐसे अल्फा एमिनो एसिड जिनमें विषम चक्रीय बल या साइक्लिक रिंग के अंदर विषम परमाणु की उपस्थिति पाई जाती है, हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स होते हैं। ट्रिप्टोफैन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सी प्रोलिन, हिस्टीडीन इसके एग्जांपल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं कर रहे हैं, ये तो होगा हेटेरोसाइक्लिक एमिनो एसिड। दूसरी हमने कैटेगरी वहां से यूज की है एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। देखो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कौन से होंगे? वे अल्फा एमिनो एसिड जिनमें एरोमेटिक तंत्र की उपस्थिति पाई जाती है, एरोमेटिक रिंग की उपस्थिति पाई जाती है, बेंजीन रिंग्स पाई जाती है। निश्चित रूप से वो क्या कहलाएंगे? या 6 pi इलेक्ट्रॉन का जिनमें कॉन्जुगेशन पाया जाता हो, तो ऐसे अल्फा एमिनो एसिड्स जिनके अंदर बेंजीन तंत्र की उपस्थिति पाई जाती है, या एरोमेटिक रिंग्स की उपस्थिति पाई जाती है, एरोमेटिक तंत्र की उपस्थिति पाई जाती है, एरोमेटिक एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। इसके एग्जांपल्स हम ले सकते हैं फेनिलएलानिन, CH2 CH NH2 CO OH। ये हो गया एग्जांपल किसका? ये हो गया फेनिलएलानिन। और फेनिलएलानिन को हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके द्वारा? PHC के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने एग्जांपल ले लिया। ये हमने ले लिया कौन सा एग्जांपल? ये फेनिलएलानिन हो गया, इसको PHF के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा हम एग्जांपल कौन सा ले रहे हैं? दूसरा हम ले लिया टायरोसिन। ये देखिएगा CH2 CH NH2 एंड देन COOH। ये हमने एग्जांपल ले लिया। इसकी जो फेनिलएलानिन थे इसमें बेंजीन वलय तंत्र के एमिनो समूह जो कार्बन श्रृंखला थे, मुख्य कार्बन श्रृंखला के पैरा पोजीशंस पर क्या पाया जाएगा? हाइड्रोक्सी समूह। तो ये हो गया आपके कौन सा? एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हो गया। और ये कहलाता है आपके टायरोसिन। कौन सा एग्जांपल हो गया? ये हो गया आपके टायरोसिन। टायरोसिन भी क्या है? एमिनो तंत्र है। और टायरोसिन का जो हमने एग्जांपल्स लिया है, टायरोसिन का भी हमने एग्जांपल लिया है। तो टायरोसिन एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है, इसको TYR के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। और कैपिटल लेटर क्या दिया गया? इसको T के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। सॉरी, T तो हम देख चुके हैं ना। इसको रिप्रेजेंट किसके द्वारा किया जाएगा? इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ट्रिप्टोफैन को T से रिप्रेजेंट किया, तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? TYR को। इसको R भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो कौन सा अक्षर बचा इसमें? इसमें संकेतांक बचा Y, इसको Y के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये हो गया आपके कौन सा? टायरोसिन। ये हो गया आपके टायरोसिन। और ये आपके कौन से हो गए? एरोमेटिक एमिनो एसिड हो गए। थायरोक्सिन भी हम देख सकते हैं। थायरोक्सिन में क्या हो जाएगा? ये स्ट्रक्चर्स आ जाएंगे और कुछ भी नहीं है बस, और CH2 and then CH NH2 and then COOH। ये थायरोक्सिन के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके स्टूडेंट, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इतने इंपॉर्टेंट क्या है? फेनिलएलानिन और टायरोसिन। तो ये थे एरोमेटिक एमिनो एसिड्स। अब हम बात करते हैं, तो बचा कौन सा? एलिफेटिक एमिनो एसिड। देखिएगा तीसरी कैटेगरी हमने ली एलिफेटिक एमिनो एसिड। एलिफेटिक एमिनो एसिड्स कौन से हैं? देखो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। जो एलिफेटिक एमिनो एसिड्स होते हैं, इनके अंदर एलिफेटिक तंत्र यानी इनमें कोई एरोमेटिक तंत्र प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, कोई विषम चक्रीय तंत्र की उपस्थिति नहीं होनी चाहिए। ये क्या होते हैं? नॉर्मल वे में अचक्रीय। तो ये अचक्रीय या खुली श्रृंखला वाले या विवृत श्रृंखला वाले अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, जिनमें विवृत श्रृंखला, जिनमें विवृत ओपन चेन सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, तो जिनमें ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स जिनमें ओपन चेन सिस्टम पाया जाता हो या विवृत श्रृंखला तंत्र पाया जाता हो, नॉट वलय तंत्र, रिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। जिनमें क्या होना चाहिए? उनमें चेन सिस्टम होना चाहिए। ओपन चेन सिस्टम या विवृत श्रृंखला तंत्र पाया जाता है, वो एलिफेटिक एमिनो एसिड्स होंगे। अब इसके अंदर बहुत सारे एग्जांपल हैं, जैसे हम ले सकते हैं। देखो हमने वहाँ एरोमेटिक एमिनो एसिड्स के
एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो हमने कौन से लिए थे यहाँ पे, एक तो लिया था हमने टायरोसिन और हमने यूज किया था यहाँ पे फेनिलएलानिन, ये इसमें एग्जाम्पल्स लिए थे। अगर मैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करूँ तो यहाँ हमने लिया था कौन सा, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन लिया था, हिस्टीडीन लिया था हमने, और हमने लिया था प्रोलिनो हाइड्रोक्सीक्लोरोन। ये हमने एग्जाम्पल अभी लिए। ओके स्टूडेंट्स, 4 एग्जाम्पल यहाँ लिए, 2 एग्जाम्पल इसमें आए। तो ये 6 तो आप एमिनो एसिड्स छोड़ दीजिए, इसके अलावा जितने भी आएंगे सब एलिफेटिक एमिनो एसिड्स का। कौन कौन से होंगे सबकी स्ट्रक्चर्स मैं बता रहा हूँ। पहला हमने लिया कौन सा, CH2 NH2 एंड देन COOH। ये तो हो गया आपके कौन सा, ग्लाइसिन, GLY के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया ग्लाइसिन जी। और दूसरा हमने ले लिया एलानिन, CH3 CH NH2 एंड देन COH। ये भी एक उदासीन एमिनो एसिड है लेकिन एलिफेटिक तंत्र है इसमें, यहाँ भी एलिफेटिक तंत्र, तो ये ग्लाइसिन हो गया, ये एलानिन हो गया, ठीक है। और फिर हमने लिया कौन सा, मतलब अगर इनके नाम लिखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो हो गया आपके कौन सा, ग्लाइसिन, संरचना के आधार पर देखें ये हो गया एलानिन, और फिर ये हो गया आपके CH2 and then COOH, ये हो गया आपके सीरीन, और CH3 CHOH CH NH2 COOH, ये हो गया आपके थ्रियोनिन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे एसिड्स हम देख रहे हैं जो हम पहले भी देख चुके हैं। इसको हमने देखा कहा था, तो एक्चुअली में ये सारे के सारे हमने वेरी किए हैं कि कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जिनके द्वारा हम रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स यहाँ वेरी किए जा रहे हैं, कौन से अमीनो एसिड्स थे, तो ये सारे के सारे आपके सामने मौजूद हैं। तो हमने बताया ग्लाइसिन हो गया, एलानिन हो गया, सीरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, इसके अलावा वैलिन भी हम ले सकते हैं, CH3 का होल ट्वाइस जो पहले ले चुके हैं, CH NH2 एंड देन COOH, ये हो गया हमारे पास कौन सा, वैलिन हो गया। और कौन सा ले सकते हैं, हाँ ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन भी तो ले सकते हैं। आइसोल्यूसिन के लिए हमने क्या लिया, CH3 CH2 CH3 सेकेंडरी हम लगा दिया, CH NH2 एंड देन COOH, ये हो गया हमारे कौन सा, आइसोल्यूसिन, ठीक है। और लाइसिन भी, ल्यूसिन भी हम ले सकते हैं, ल्यूसिन हो गया CH3 का होल ट्वाइस, CH एंड देन CH2 CH NH2 एंड देन COOH, ये हो गया हमारे कौन सा, ल्यूसिन, ठीक है। कितने हो गए ये, ग्लाइसिन, एलानिन, सीरीन, वैलिन, आइसोल्यूसिन और ल्यूसिन और थ्रियोनिन। ये मैंने टोटल 7 तो यहाँ बता दिए आपको स्ट्रक्चर्स, और भी बहुत सारे हैं, देखते हैं और कौन से हो सकते हैं। जो अभी कुछ हमने लिए थे अम्लीय लेवल ले लेते हैं, अम्लीय अमीनो एसिड्स में हमने लिया था जैसे स्पार्टिक, ये लीजिएगा CH2 CH NH2 एंड देन COH, ये हो गया आपके एस्पार्टिक एसिड। ग्लूटेन से एस्परेजिन भी लिया गया, एस्परेजिन भी हम ले सकते हैं, H2NCO एंड देन CH2 CH NH2 एंड देन COOH, ये हो गया एस्परेजिन। एस्परेजिन भी हो गया, ग्लूटामिक एसिड भी हमने ले लिया, COOH CH2 CH2 CH NH2 एंड देन COOH, ये हो गया आपका कौन सा, ग्लूटामिक एसिड। और इससे ग्लूटामिन भी बना दिया हमने,
and then CHNS2 and then COOH. ये हो गया हमारे ग्लूटामिन। ओके स्टूडेंट्स, 4 ये होगी, कितने हो गए 11। एस्पार्टिक एसिड, एस्परेजिन इसका व्युत्पन्न हो गया, ग्लूटामिक एसिड और इसका व्युत्पन्न ग्लूटेन। अब और कौन से हो सकते हैं देखिएगा, सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के भी ले सकते हैं जैसे SH। अब यहाँ बात आती है कि हमने एक कंपाउंड ऐसा ले लिया, अब इस कंपाउंड्स के अंदर डिस्क्राइब करेंगे कि भाई इस प्रकार के जो कंपाउंड्स होंगे उनको किस प्रकार से वेरी किया जाए, क्या क्या ऐसे कंपाउंड्स हो सकते हैं जो बेसिस के आधार पर देखे गए थे, क्या एक्चुअली में इनकी पोजीशंस ये हो सकती है, तो ये देखते हैं। तो एक्चुअली में ये पोजीशंस आ सकती है, तो ये मैग्नीशियम तो एक ही होगा, तो CHSH CH2 CHNS2 एंड देन COOH। ये आ गई आपके सिस्टीन, ठीक है, सिस्टीन हो गया। सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा, सल्फर विषम चक्रीय एलिफेटिक एमिनो एसिड्स है। इसी में एक एग्जांपल मैंने लिया था, वो कौन सा था, मेथियोनिन का लिया था, जो हम कल लास्ट वीडियो में हम लिया था, थोड़ा करेक्शन किया था, सल्फर कंटेनिंग ध्यान नहीं रहा था। तो वो एग्जांपल था आपके कौन सा, CH3 एंड देन S CH2 का होल ट्वाइस CHNS2 एंड देन COOH। ओके स्टूडेंट्स, यही था वो कंपाउंड मिथियोनिन, और ये जो मिथियोनिन था, मिथियोनिन इसको MET के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल M इसका रिप्रेजेंटेशन था और MET के द्वारा इसको प्रतीकांक दिया गया था। तो यही वो एग्जांपल्स था जिसको हम बार बार वेरी कर रहे थे। इसमें जो मैथिलीन समूह थे कितने थे, मैथिलीन समूह की उपस्थिति होती है 2, तो मिथियोनिन हो गया, इसको MET के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है एंड कैपिटल M, और सिस्टीन को CYS के द्वारा और इसको कैपिटल C के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सिस्टीन और मिथियोनिन दोनों सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं, ऐसे एमिनो एसिड्स हैं। तो कितने हो गए 11 हो गए थे वो, और 2 ये हो गए, कितने हो गए 13। अब कौन सा हो गया, लाइसिन को भी इसमें काम में लेना, अभी तो बताया था लाइसिन। लाइसिन होगा S2N CH2 का होल 4 एंड देन CHNS2 एंड देन COOH। ये कंपाउंड कौन सा किया हमने, लाइसिन, ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट किससे किया था, क्योंकि इसको हम लाइसिन जो हमने काम में लिया है, इसको LYS के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, लेकिन इसके लिए हमने काम में लिया था शायद K। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हमने काम में क्या लिया था, K वर्डिंग यूज की थी, क्योंकि लाइसिन जो लिया गया था इसको K के द्वारा प्रतीकांक प्रदर्शित किया गया था, LYS एंड देन K। ध्यान रखना, जितने भी अल्फा अमीनो एसिड्स थे उनको 3 अक्षरों के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है, संकेतन रूप में, संक्षिप्त रूप में, और इसका प्रतीकांक हो गया K, ठीक है। तो ये लाइसिन ले लिया, और लाइसिन के साथ हाइड्रोक्सी लाइसिन भी हमने लिया था, वो एग्जांपल में बता चुका था थोड़ी देर पहले, वो था H2N CH2 CHOH एंड देन CH2 CH2 एंड देन CHNS2 COOH। ये हो गया आपके हाइड्रोक्सी लाइसिन। देखते जाइएगा कितने हो चुके हैं, हाइड्रोक्सी लाइसिन ये हो गया, तो 7 हो लिए थे, 4 हमने फिर बाद में लिए हैं, और 2 तो कितने हो गए 13 और 2 15 ये हो गए हैं हमारे। अभी भी कुछ कंपाउंड्स बचे हैं जैसे आर्जिनिन, काम में नहीं लिया मैंने, आर्जिनिन भी तो एक एलिफेटिक तंत्र वाला कंपाउंड है, तो आर्जिनिन भी हमने ले लिया, S2N C डबल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड NH CH2 का। हाँ, आर्जिनिन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आर्जिनिन में एक प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर एक स्ट्रक्चर्स में अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर्स इसकी वेरी कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर्स में क्या हो सकता है ऐसा, तो यहाँ कंपाउंड में थोड़ा सा वेरिएशन देता है, S2N C डबल बॉन्ड NH CH2 का होल थ्राइस CHNS2 एंड देन COOH। ये आपके आर्जिनिन था, ये आर्जिन के द्वारा इसे रिप्रेजेंट किया गया है, कैपिटल R। कितने हो गए 15 और 1 16, 16 ही हो गए, 4 ये 20 और 2 22। अभी भी एक घट रहा है, कौन सा घट रहा है भाई, ग्लूटामिन में ले चुका हूँ, ग्लूटामिक एसिड में ले लिया, सीरीन ले लिया,
को हम देख सकते थे, तो मैंने लिया नहीं है, वो थायरोक्सिन मैंने रिप्रेजेंट कर दिया था आपको। तो ऐसे करके 23 की मैं स्ट्रक्चर्स आपके सामने रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। तो संरचना के आधार पर मैं बता दिया एरोमेटिक, एलिफैटिक और हेट्रोसाइक्लिक। अब एलिफैटिक की कैटेगरी में कौन कौन से आ सकते हैं, तो हम यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये जो हमारे पास में था, जिनका मैंने डिस्क्राइब कर दिया, तीन प्रकार में बांटे गए थे। संरचना के आधार पर एमिनो अम्लों को तीन भाग में बांटा गया था, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक में मैंने एग्जांपल कितने दे दिए, ट्रिप्टोफैन, हिस्टीडीन, प्रोलिन, हाइड्रोक्सीक्लोरिन। इसमें एरोमेटिक में टायरोसिन और फेनिलएलानाइन के लिए। एलिफैटिक तंत्र वालों में मैंने एग्जांपल्स दिए किसके, ग्लाइसिन, एलानिन और यहाँ सीरीन, थ्रियोनिन और आ सकता है आपके लिए वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन और 8 हो गए। वो कौन सा लिया था हमने, मिथियोनिन, सिस्टीन, लाइसिन को ले लिया तुम, मैथियोनिन ले लिया, सिस्टीन ले लिया, ग्लूटामिन, एस्पेरेजिन, एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड, जिनकी स्ट्रक्चर्स भी मैंने आपको बताई सारी, और आर्जिनिन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और एक कौन सा भी छोड़ दिया मैंने, थायरोक्सिन। लेकिन थायरोक्सिन तो हम काउंट किस में करेंगे, एरोमेटिक में करेंगे, वो इसमें काउंट नहीं होगा, ठीक है। वहाँ थायरोक्सिन को यूज कर दिया जाएगा, थायरोक्सिन वो एरोमेटिक कंपनी आ जाएगा। तो यहाँ आर्जिनिन हो गया, और इसके अलावा कौन सा बचा, तो 50 हो गए, इसके संबंध 18 19 22 और 23। एक और कौन सा बच रहा है, मैं लेके नहीं पाया अभी तक। एक और सिस्टम बच रहा है, वो कौन सा सिस्टम बच रहा है, 22 हो गए, 23 की स्ट्रक्चर दी है। तो लाइसिन, एलानिन, सीरीन, थ्रियोनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पेरेजिन और मिथियोनिन और सिस्टीन और आर्जिनिन। हिस्टीडीन को मैं ले चुका हूँ, हिस्टीडीन को ले चुका हूँ, प्रोलिन और हाइड्रोक्सी प्रोलिन में ले चुका हूँ, हाइड्रोक्सीलाइसिन, हाइड्रोक्सी दो साल को छूट गया, ये 16 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए 20 और ये 3 ये हो गए 23 एमिनो एसिड्स की हम स्ट्रक्चर्स आपको अभी तक बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है एमिनो एसिड्स का। तो क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ये इनको क्लासिफाई किया गया था। तो रिपीट कर देता हूँ, एमिनो अम्लों का जो क्लासिफिकेशन किया गया था 4 आधार पर किया गया था। कार्य क्षमता के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जो लास्ट वीडियो में बताए थे, आवश्यक एमिनो अम्ल, अनावश्यक एमिनो अम्ल। फिर दूसरी कैटेगरी हमने ली थी, कौन सी दूसरी कैटेगरी ली थी, एमिनो कार्बोक्सिलिक समूह के संदर्भ में एमिनो समूह की आपेक्षिक स्थिति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल, बीटा एमिनो अम्ल और गामा एमिनो एसिड। फिर इसके बाद में हमने थर्ड जो क्लासिफिकेशन लिया था इसी का एमिनो एसिड्स का, वो कौन सा था, अभी जस्ट लिया है थोड़ी देर पहले, कि एमिनो कार्बोक्सिलिक समूह की संख्या प्रकृति के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं, अम्लीय एमिनो अम्ल, क्षारीय एमिनो अम्ल और उदासीन एमिनो अम्ल। प्रकृति में अधिकांश उदासीन एमिनो अम्लों की प्रेजेंस ज्यादा पाई जाती है। तीसरी में बात कर लेते हैं, फोर्थ जो क्लासिफिकेशन की कैटेगरी थी वो कौन सी थी, तो वो थी संरचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। संरचना के आधार पर एमिनो अम्ल 3 प्रकार के होते हैं, एलिफेटिक एमिनो एसिड, एरोमेटिक एमिनो एसिड और हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मैं यही कहूँगा कि वीडियो में आपको क्लासिफिकेशन और पूरा बता सकूँ, किसी बुक्स में आपको ना भी मिले
तो भी ध्यान रखिएगा। मैंने आपको अभी क्लासिफिकेशन बताया। लास्ट वीडियो में एक तो हिस्टीडीन की स्ट्रक्चर्स थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, हिस्टीडीन की स्ट्रक्चर्स और एक मेथियोनिन की, तो वहाँ थोड़ा सा करेक्शन मैंने कर दिया था लास्ट में, तो आपको ध्यान रखना है, तो उसको सुधार लीजिएगा। कुछ रिफॉर्म्स, कुछ जल्दबाजी में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, क्योंकि उस समय मेरा मूड थोड़ा सा अपसेट चल रहा था, इस वजह से थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक्स हो गई थी, क्योंकि वो कंटेंट तो आपको बता रहा था, लेकिन वहाँ सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड के ऊपर रिप्रेजेंट नहीं कर पाया, नाम थोड़ा सा मैंने उसका अलग कर दिया था, बाकी स्ट्रक्चर्स आपकी सेम थी, वो मेथियोनिन था लाइसिन। तो ये हो गए, और इस वीडियो को मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ अधिक से अधिक संख्या में लाइक्स कीजिए। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट्स अवश्य कीजिए, क्योंकि आपकी कुछ हद तक प्रॉब्लम्स दूर हो चुकी हैं यहाँ पे विजिबिलिटी और वॉइस बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू।